जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडीए अड्डा 24/7 पर। मैं आदित्य तिवारी आज आप सबको बताने जा रहा हूं ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं डिफेंस में और एसएससी में। आप सभी जानते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियां, हिंदी में नहीं, जो हमारे बाबा परबाबा जैसे लोग, बड़े बड़े लोग या आजकल हमारे मम्मी पापा लोग हम लोगों को जो सिखाने के लिए बोला करते हैं हिंदी में, है ना, वही सारी लोकोक्तियां और मुहावरे हम जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उनको ईडियम्स एंड फ्रेजेस नाम दे दिया जाता है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस हम पढ़ेंगे जो पिछले सालों में आए हुए हैं, और हम ये भी देखेंगे कि उनको कैसे अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप डिफेंस में देखो, अगर एनडीए में 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में 10 क्वेश्चन पक्के आते हैं, एसएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको आने चाहिए। ये वोकैब के अंतर्गत आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उन्हीं के साथ इनको भी पढ़ना होता है। और चूंकि ये संख्या में काफी ज्यादा होते हैं, दे आर लॉट इन नंबर, दैट्स वाई हमको इनको याद रखने के लिए नेमोनिक्स का यूज करना पड़ता है, या किसी प्रकार की स्टोरी बनानी पड़ती है, हमें एटिमोलॉजी समझनी पड़ती है। एटिमोलॉजी यानी कि उसके पहले से उसकी हिस्ट्री क्या रही, वो बना कैसे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला आइडियम है काउच पोटैटो। किसी ने सुना है भाई काउच पोटैटो का क्या मतलब है? काउच पोटैटो का मतलब जानता है कोई? काउच पोटैटो जैसा कि समझ में आ रहा है, काउच, काउच नहीं जिसपे आप बैठते हो, और पोटैटो, आप कौन से चिप्स खाते हो? आप लेज खाते हो या अंकल चिप्स खाते हो? सारे के सारे पोटैटो चिप्स ही होते हैं ना, आलू के ही बने होते हैं ना। तो जब आप मूवी देख रहे होते हो, कोई वेब सीरीज देख रहे होते हो, तो आपको कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए होता है ना। जैसे कि आप देखने जाते हो मूवी थिएटर में, तो आप क्या लेते हो? आप वहां पे लेते हो पॉपकॉर्न। अरे भाई बड़े महंगे होते हैं, हम तो रह नहीं देते हैं। ठीक है ना, 400 रुपए का पॉपकॉर्न, 250 रुपए का मूवी टिकट। ठीक है, तो काउच पोटैटो को क्या मतलब हुआ? अ पर्सन हु इज लेजी। कैसे? कोई व्यक्ति है काउच पे बैठा है पूरे दिन, और पूरे दिन वो टीवी देख रहा है ना। तो जो पर्सन एडिक्टेड होता है ना, देखो लिखा पे, अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन वॉचिंग टेलीविजन विद विद लिटिल और नो फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा ऐसे आलू ऐसे बने बैठे हैं ना, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी कैसे जाया कर रहे हैं? अगर आप फोन पे भी बैठ के लगातार देख रहे हो ना, तो यू आर अ काउच पोटैटो। ठीक है ना। वैसे यूज किसके लिए किया जाता है? यूज किया जाता है अगर आप लगातार टेलीविजन देखते रहते हो पूरा दिन टेलीविजन में। हमें अपना याद है, जब हाई स्कूल में थे तो हम डोरेमोन बहुत देखते थे। स्कूल से आए, देख गए खाना, 10 मिनट में जो खाना खा लेना चाहिए वो 2 घंटे में खत्म हो रहा है, और डोरेमोन क्योंकि चलता ही रहता था हंगामा पे। तो एट दैट टाइम आई यूज टू बी अ काउच पोटैटो। तो अपने को काउच पोटैटो नहीं बन रहा है, ठीक है ना। याद हो गया काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मतलब काउच, काउच मतलब जिसपे हम बैठते हैं आराम से, और पोटैटो, पोटैटो चिप्स खाते हैं ना अपन लोग। तो बस पोटैटो चिप्स कब खाते हैं? जब हम टेलीविजन देख रहे होते हैं, जब बहुत देर तक देखते हैं, खाते रहते हैं तो मोटे होते रहते हैं, और एक्टिविटी फिजिकल करते नहीं। तो काउच पोटैटो का मतलब आप समझ गए कि a person who spends a lot of time watching television with little or no physical exercise। ठीक है, काउच पोटैटो अब नहीं बोलोगे आप। अगला बात कर लेते हैं लॉक हॉर्न्स। लॉक हॉर्न्स का क्या मतलब है? लॉक का मतलब किसी चीज को फंसा लेना, हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? हॉर्न्स का मतलब ये होता है, हॉर्न्स ये हैं आपके, ठीक है ना, इनको बोलते हैं सींग। तो लॉक हॉर्न्स का क्या मतलब? लॉक हॉर्न्स का मतलब होता है अगर आपने किसी से अपनी आर्ग्यूमेंट चल रही है आपकी तगड़ी, किसी से आप बहस कर रहे हो, देन यू आर लॉकिंग हॉर्न्स विद समवन। जैसे कि हम लोग भी डिफेंस डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, तो हम लोगों को किससे लॉक हॉर्न्स करने हैं? वी हैव टू लॉक हॉर्न्स विद आवर एनिमीज, है ना, बेसिकली ऑन द बॉर्डर्स, राइट। तो लॉक हॉर्न्स का क्या मतलब है? टू आर्ग्यू विद समबडी, टू क्वेरल विद समबडी इज लॉक हॉर्न्स, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉक हॉर्न्स का क्या मतलब? ये देखो, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, जिंदगी खराब हो रखी है इनकी, तो दे आर लॉकिंग हॉर्न्स विद ईच अदर। करेक्ट, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ईट लाइक अ बर्ड। अगर बर्ड हो आप, इतनी सी बर्ड, उसका मुंह इतना सा, तो कितना खाएगी? थोड़ा थोड़ा खाएगी ना। तो ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है ईटिंग वेरी लिटिल, है ना। जैसे कि बोल भी रहा है, नो वंडर यू आर सो स्किनी यू ईट लाइक अ बर्ड। ये देख रहे हो, पतले से हैं ये। तो ये जो मोटा हुआ यहाँ पे बैठे हैं, ये दूसरे को क्या बोल रहा है? नो वंडर। इस बात में कोई वंडर वाली बात नहीं है, तुम इतने पतले क्यों है? बिकॉज यू ईट लाइक अ बर्ड, क्योंकि तुम चिड़िया के तरीके खाते हो, चुन चुन के खाते हो, थोड़ा थोड़ा खाते हो। बच्चे भी देखो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, खाने मनोने लेते हैं। हमको भी बर्ड की तरीके खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा और चबा करके। तो ईट लाइक अ बर्ड का मतलब आप समझ गए। ईट लाइक अ बर्ड का मतलब है ईटिंग वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फूड, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम अपने पास आने से पहले, ये जो कि बहुत ही जरूरी है, बार बार बोलता हूं बहुत ही जरूरी है। क्या? सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो आप सीखते रहोगे, और आप एग्जाम क्लियर करने के ज्यादा करीब पहुंच जाओगे। और एक खासा नोटिफिकेशन आने वाली है, क्या? महामैराथन। भाई महामैराथन क्या होती है? महामैराथन एक ऐसी क्लास होती है, कैसी क्लास होती है? महामैराथन एक ऐसी क्लास होती है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लेकर के चला जाता है। कब आ रही है और किसकी है ये? तो चूंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो ये इंग्लिश की ही महामैराथन होगी, ठीक है। और कब आ रही है ये? मंडे को आ रही है, जो कि कल है, जो कि कल है।
जो कि कल है, यानी 6 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। किस तारीख को? 6 तारीख को सुबह 9 से 12। अलार्म सेट कर लेना, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे अगर आप इस महामैराथन को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, चलो अब अपना अगला ईडियम देख लेते हैं। अगला ईडियम है एज फ्री एज अ बर्ड। ये देखो, हवा में उड़ता फिरूं। ठीक है, एज फ्री एज अ बर्ड का क्या मतलब है? एक पंछी की तरीके फ्री होना। टू बी फ्रीडम, टू हैविंग फ्रीडम, खूब सारा जिसके पास फ्रीडम है, जो कुछ भी करने के लिए आजाद है, वो है एज फ्री एज अ बर्ड। मतलब क्या है? कंप्लीटली फ्री टू डू व्हाट यू वांट विदाउट एनी वरीज। क्या कोई ऐसा है? हाँ, जब तक आप स्कूल में होते हो, क्लास 10th 12th तक होते हो, तब तक आप होते हो ये एज फ्री एज अ बर्ड। सिर्फ पढ़ने का लोड है, बाकी जब मन किया खेल लिया, जब मन किया सो गए, स्कूल चले गए, नहीं तो बहाना बना दिया, मम्मी आज बुखार है ना, चाय में डुबो करके वो दिखा दिया थर्मामीटर। तो एज फ्री एज अ बर्ड का मतलब समझ गए? एज फ्री एज अ बर्ड का मतलब है बिल्कुल स्वतंत्र होना, मजे से एकदम अपने काम करना। एज फ्री एज अ बर्ड समझ गए होगे? तो सिंपल ही है ना, हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रीडम। अगला बात करते हैं द सी चेंज। द सी चेंज, इसको सी चेंज ही क्यों बोला गया? इसको पॉन्ड चेंज क्यों नहीं बोल दिया गया? इसको रिवर चेंज क्यों नहीं बोल दिया गया कि भैया नदी के बराबर परिवर्तन, या एक नाले के बराबर परिवर्तन, या एक तालाब के बराबर परिवर्तन? बोला तो बोला क्या? अ सी चेंज, अ मैमथ चेंज। सी, मैमथ का क्या मतलब होता है? मैमथ मेरे मुंह से निकल गया तो जान ही लो। मैमथ का मतलब होता है वेरी बिग, है ना। पहले के समय, वैसे हाथी आज भी बहुत बड़े होते हैं, एलिफेंट्स आर स्टिल वेरी लार्ज, लेकिन पहले मैमथ होते थे और बड़े बड़े, है ना, जो और भी ज्यादा बड़े होते थे, उनकी सूंड और ज्यादा बड़ी होती थी। वो जो दो नहीं होते उनके, क्या बोलते हैं उनको? सींग, उसको दांत बोलते हैं, जो दो बाहर के दांत होते हैं और बड़े होते थे, उनको भी मैमथ बोला करते थे। ठीक है ना, मैमथ का मतलब विशाल काय, बहुत बड़ा, ग्रांड, राइट। तो हम बात कर रहे थे द सी चेंज। द सी चेंज का मतलब है कंप्लीट चेंज, किसी चीज का पूरी तरीके से बदल जाना। अभी जैसे कि एसएसबी 5 दिन की होती है, अभी एक डिनोवो सिस्टम की बात हम लोग काफी समझ कर रहे हैं। डिनोवो सिस्टम बेसिकली ये है कि 5 दिन की एसएसबी को 3 दिन में कन्वर्ट कर देना। तो ये एक सी चेंज होगा। आप किसी चीज को जो 5 दिन में कर पा रहे थे, उसको आप शर्ट कर्टेल करके 3 दिन में कैसे करोगे? जैसे भी करोगे, सिस्टम है डिनोवो सिस्टम, कभी बताऊंगा आपको क्लास लेकर के। ठीक है, तो सी चेंज का मतलब क्या है? अ कंप्लीट चेंज, पूरी तरीके से किसी चीज की काया पलट कर देना। ठीक है, समझ गए होगे, सरल है। सी चेंज मतलब कंप्लीट चेंज, राइट। अगला देखते हैं, अगला है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बहुत ही प्यारा इडियम है ये, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून। एक ऐसा मिसफॉर्च्यून, एक ऐसी अनहोनी जो आपको लग रही है कि अनहोनी है, लेकिन वो है नहीं, इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स। आपको कुछ ऐसा, आपका समय चल रहा है कि आपको लग रहा है ये समय खराब है, लेकिन उसके कुछ गुड रिजल्ट्स निकल करके आ जाए, तो वो क्या है? वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कैसे समझोगे? एग्जांपल इधर देखो, इस आदमी को एक कुत्ता दौड़ा रहा है पीछे से, तो ये सोच रहा है कि कुत्ता काट ना ले, तो भाग रहा है, ये परेशान हो रहा है कि कुत्ता हमको पीछे दौड़ा रहा है, लेकिन इसको ये नहीं दिख रहा है कि ये ऊपर से गिरने वाला है। कुत्ता काटेगा तो 14 इंजेक्शन में काम हो जाएगा, लेकिन ये अगर गिरेगा तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो अभी ये कुत्ता दौड़ा है तो उसका भला ही होगा ना, लेकिन वो उसको नहीं दिख रहा है, वो उसको नहीं दिख रहा है। तो कभी कभी जो आपको नहीं दिख रहा होता है ना, तो आप सोचते हो हमारा समय खराब चल रहा है, आपको पता नहीं कब आपका समय अच्छा हो जाए, इसलिए मेहनत करते रहो। हालांकि यहाँ पे मेहनत का सीन नहीं है, जैसे कुत्ता इसको दौड़ा रहा है, तो ये भागता चला जा रहा है, अभी इस वाली रेंज से ही बाहर निकल जाएगा, कुत्ते से भले काट खा जाए, लेकिन इससे तो बच जाएगा ना, जिंदगी तो बच जाएगी ना। तो क्या हुआ? दिस मैन गॉट व्हाट? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये देखो जेब्रा लाइन बनी हुई है। इंसान को, जब हम लोग रोड पार करते हैं, तो हम लोग रोड क्रॉस करते समय किस पे चलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग पर। अगर नहीं पता है तो ये जो लाइंस होती है ना, इनको हम लोग बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है ना, इसको पार करने के लिए, इंसानों के पार करने के लिए बनी होती है जेब्रा क्रॉसिंग। ये आदमी जो जेब्रा क्रॉसिंग पे चल रहा था वो तो मर गया, लेकिन ये जो जेब्रा क्रॉसिंग के आगे चल रहा था, वैसे ये क्या है? ये गलत है, जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए, गलत कर रहा था, है ना, गलत कर रहा था, मतलब अपरेंट मिसफॉर्च्यून था उसका। लेकिन अगर वो जेब्रा क्रॉसिंग पर होता तो ये भी नीचे लपेट में आ जाता। तब ये देखो, ये गाड़ी से निकल कर क्या बोल रहे हैं? वेल दैट्स व्हाट आई कॉल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अभी अंग्रेज है भाई, अंग्रेजों वाली फोटो लगी है, तो इन्होंने क्या बोला? वेल दैट्स व्हाट आई कॉल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि यही है क्या? ऐसा फायदा जो आपको दिख नहीं रहा था लेकिन हो गया। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब आप समझ गए कि आपको लग तो रहा है कि मेरा मिसफॉर्च्यून है, लेकिन आपका फायदा है वो। ठीक है, अगर ऐसी कभी सिचुएशन हो जाए तो कमेंट डाउन। ठीक है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है। चलो अगला देखते हैं, अ टाइम इन डजन। बोलते नहीं कौड़ियों के भाव, बोलते नहीं है तुम्हारे ऐसे लड़के तो कौड़ियों के भाव मिलते हैं, तो फिर क्यों ही मेरे साथ हो है ना। अ डाइम इन डजन, डाइम का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। डजन का मतलब तो आपको पता है, दर्जन होता है। डजन का मतलब क्या होता है? दर्जन। दर्जन कितने होते हैं? एक दर्जन में कितने आइडेंटिटीज? 12। एक दर्जन केला खाए हो, 12 केले। ठीक है, डाइम का मतलब होता है सेंट, इसको बोलते हैं 10 सेंट।
जैसे अपना रुपया होता है ना, रुपया का भी और छोटा मानक पैसा है ना, पैसे से भी छोटा होता था कौड़ी, कौड़ी से भी छोटा होता था दमड़ी। कभी जानना, अपने बाबा बाबा से पूछना, वो बताएंगे, उनके समय चलती भी थी। ठीक है, बोलते नहीं है कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, कौड़ी से भी नीचे आती थी एक फूटी कौड़ी, ये भी असलियत में होती थी जिससे हम सामान खरीद पाते थे। तो डाइम का मतलब होता है 10 सेंट, मतलब कि ये कई मात्रा में पाई जाती है। देखो ये डाइम है, ठीक है ना। तो अ डाइम इन डजन का मतलब क्या है? सो इजी टू गेट, कोई चीज बहुत ही आसानी से मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। अभी कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब जैसे कि आप गए बाजार में, अब सब समय ही चल रहा है आलू का, तो आप कहीं भी देखो भाई आलू मिल ही रहे, सस्ते मिल जाते हैं और कभी कभी महंगे हो जाते हैं। तो ऐसे ही कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अ डाइम इन डजन पाई जाती हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं तुम्हारे ऐसे लोग तो कौड़ियों के भाव बिकते हैं, बोलते नहीं है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहा जाता है, लोग कहते हैं एक दूसरे को। तो अगर इंग्लिश में बोलना है आपको, तो पीपल लाइक यू आर इन डाइम इन डजन, ठीक है ना। डाइम इन डजन का मतलब समझ गए? डाइम इन डजन का मतलब हो गया वेरी सिंपल टू गेट, है ना, सो इजी टू गेट, या फिर बोल सकते हो टू बी कॉमन और ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू, जिसकी वैल्यू भी काफी कम है, ठीक है ना। वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाती है? इसकी सप्लाई कम होती है। सप्लाई और डिमांड का खेल है ये। तो समझ गया ना, अ डाइम इन डजन का क्या मतलब है? अ डाइम इन डजन का मतलब है किसी चीज का वैल्यू लेस होना क्योंकि उसकी काफी बड़ी क्वांटिटी मार्केट में मौजूद है। करेक्ट, अ डाइम इन डजन आप समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा करके बातें करना। आप इनको देखो, ये बोल रहे हैं एलिस यू सी वी आर फ्रेंड्स सिंस लॉन्ग एंड, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं अपने मन की बात, या तो पैसे मांगने होंगे या तो कोई मदद मांगनी होगी या प्रपोज करने आए होंगे। तो पहले हिचकिचा रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना, कि एलिस तुम इतने दिनों से मेरी दोस्त हो, तो तो ये सब क्या है? बीटिंग अराउंड द बुश है, ठीक है ना। तो ये मनी मन क्या सोच रही? व्हाई डजंट ही स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड पॉप द क्वेश्चन। मतलब कि पॉप का मतलब क्या होता है? अपनी बात को बोलना। पॉप, पॉप का मतलब अपनी बात को उजागर करना। पॉपअप नहीं आते हैं आपकी नोटिफिकेशन स्क्रीन पर? स्क्रीन पर आपकी क्या आता है? नोटिफिकेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपअप। एकदम से ऊपर से नीचे आता है, तो पॉप द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं। ये भी देख लो, इनको बुश को मारना, यहां से झाड़ी हटानी। बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ी। लेकिन ये बीटिंग अराउंड, इधर उधर मार रहे हैं, झाड़ी पे नहीं मार रहे हैं। तो जो काम की बात है वो नहीं बोल रहे हो, लेकिन इधर उधर की बातें कर रहे हो, देन व्हाट यू आर डूइंग? यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। जब आपके मार्क्स कम आते हैं और आपके घर वाले आपसे पूछते हैं क्यों भैया ये मार्क्स कम क्यों आए? कुछ बच्चे तो होते हैं, अरे पापा पढ़ाई नहीं की थी, सीधे बोल दे। कुछ क्या होते हैं, अरे वो पेपर के 2 दिन पहले बीमार हो गए थे और पेपर वाले दिन इंडिया का मैच भी आ रहा था। सीधी सीधी बात नहीं करनी, घुमा फिरा रहे हैं, लेकिन घुमाने फिराने से कोई फायदा तो है नहीं। तो ही इज बीटिंग अराउंड द बुश। व्हेन वी बीट अराउंड द बुश, व्हेन वी हैव नो क्लियर कॉन्सेप्ट्स, या फिर हम किसी अनचाही चीज को कहना नहीं चाहते या किसी चीज को अच्छी तरीके से कहने के लिए हम बीटिंग अराउंड द बुश करते हैं। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से यूज होता है। तो बीट अराउंड द बुश समझ गए? बीट अराउंड द बुश का मतलब है कि किसी चीज को कहने में बहुत टाइम लगाना, घुमा फिरा के बातें करना। जैसे कि आपने देखा होगा जो ब्रोकर्स होते हैं, हालांकि ब्रोकर्स के लिए नया शब्द आ गया, फैसिलिटेटर्स। ये इज्जत देने वाला शब्द है, फैसिलिटेटर्स। इसको क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है आप किसी चीज को जो बुरी तरीके से, जैसे कि आपको किसी को बोलना है अंधा, तो अंधा शब्द अच्छा नहीं लगता है ना। आप अंधे की जगह उसको बोल देंगे दृष्टि बाधित, है ना। अगर आप उसको बोल देंगे दृष्टि बाधित, इंग्लिश में ब्लाइंड, है ना। और अगर उसको बोल देंगे विजुअली इंपैक्टेड, है ना। तो दृष्टि बाधित शब्द क्या है? यूफेमिज्म का यूज करके। अब जैसे किसी को बोलना है आपको विकलांग, है ना, उससे अच्छा है आप उसको बोल दो, जैसे हम बोलते नहीं है कि ये भाई स्पेशली एबल्ड है। स्पेशली एबल्ड, पहले हम उसको क्या बोलते थे? डिसेबल। तो डिसेबल को हम क्या बोलने लगे? स्पेशली एबल्ड। तो ये हमने क्या किया? यूफेमिज्म का यूज किया, ठीक है ना। एक चीज और समझाते हैं यूफेमिज्म क्या होता है, ठीक है ना। जब आपको किसी ज्यादा भद्दी चीज को, जैसे किसी को काला बोलना है अगर आपको, तो आप ये नहीं बोलोगे यू आर ब्लैक, आप बोलोगे यू हैव अ बिट डार्क कॉम्प्लेक्शन, ठीक है ना। हालांकि काला होना बुरा नहीं है, लेकिन जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहां पे काला होना, शायद लोगों की ऐसी विचारधारा है कि काला होना अच्छा नहीं, काला सुंदर नहीं होता। बल्कि हमारे कृष्ण जी काले थे, पता है ना। श्यामलो संवारो हमारो, श्यामलो सांवरो हमारो, ठीक है। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब आप समझ गए, बात को घुमा फिरा कर करना। अब जैसे कि इसको एक टीचर आके 1 मिनट में भी पढ़ा देगा, तो आप ये भी कह सकते हो कि हम 4 मिनट ले रहे हैं तो आई एम बीटिंग अराउंड द बुश, बट दिस इज नॉट द राइट, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। चलो बीट अराउंड द बुश आप समझ गए। अगला देख लेते हैं। अगला है बेटर लेट देन नेवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होता है कि शाम का भूला, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते। लेट तो है वो, उसको सुबह आ जाना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट आ तो गया ना, भूल तो नहीं गया ना आना। तो वही है ये बेटर लेट देन नेवर। कोई काम आप लेट शुरू करो, मान लो अभी आपकी एनडीए का पेपर आने वाला है, आप कभी तैयारी ही ना करो, इससे अच्छा है कि आप लेट तैयारी करो। एटलीस्ट करो तो, एटलीस्ट करो तो।
अब देखो जैसे कि इनको बेटर लेट देन नेवर बट नेवर लेट इज बेटर, कितनी बढ़िया बात कही। अब जैसे कि घोंगा है, ये धीरे 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 चलता रहेगा, लेट हो जाएगा लेकिन पहुंचेगा तो आप भी अपनी मंजिल तक भले देर से पहुंचो पर पहुंचोगे तो, चलना तो पड़ेगा ना उसके लिए। माना समय हो गया है, माना आपने तैयारी नहीं शुरू की है, अभी भी कर सकते हो ना। इस बात का इंतजार क्यों करना कि 16 अप्रैल का जब पेपर हो जाएगा तो अगले अटेम्प्ट के लिए 17 अप्रैल से तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता ना दोस्त। कई सारे एग्जाम्स हैं, आपको सारे देने हैं, बेरोजगारी का दौर है। अ टाइम इन डजन, बेरोजगारों की क्यों इज्जत नहीं है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, नौकरियां उतनी है नहीं या उस तरीके का एप्टीट्यूड नहीं है, तो भाई अ टाइम इन डजन हो जाते हैं ना वो लोग जो बेरोजगार हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बेटर लेट देन नेवर को फॉलो करना है ना। ये देखो बंदा पढ़ने लगा, माना पहले इसमें तैयारी नहीं की एनडीए की, पहले इसमें तैयारी नहीं शुरू की सीडीएस की सही टाइम पे, पर अब कर दी ना। तो भैया अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, उसको समझदार कहते हैं। तो बेटर लेट देन नेवर का मतलब क्या है, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। किसी जगह पे मान लो आपकी पार्टी है, आपकी शादी है, ठीक है, आप लेट हो गए तो लेट होना बेहतर है, पता चला पहुंचे ही नहीं, फिर नहीं होगे कभी। चलो आगे देखो, समझ गए, बेटर लेट देन नेवर सरल है। बाइट द बुलेट, काफी बार पेपर्स में आया है। बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है? बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी साहसिक काम को करना, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है जो पैरा कमांडोज होते हैं, पैरा एसएफ है ना, स्पेशल फोर्सेस के, तो अभी तो ये ट्रेडिशन नहीं लेकिन पहले था कि उनको लास्ट में जब उनकी परेड हो जाती है ना, पूरा उनका ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, जितने भी बंदे बचते हैं, तो उनको एक ग्लास में रम दी जाती है और उस रम को पीने के बाद वो उस ग्लास को मुंह से तोड़ते हैं और उस कांच को चबाते हैं और निगलते हैं। तो ये क्या था भाई, बाइट द ग्लास। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाइट द बुलेट, उसी से बना है लगभग लगभग। तो किसी साहसिक काम को करना इस बाइट द बुलेट, ठीक है ना। टू फोर्स योरसेल्फ, खुद को किसी ऐसे काम को करने के लिए मजबूर करना जो क्या है, अनप्लेजेंट है या फिर डिफिकल्ट है, कठिन है। और टू ब्रेव, टू बी ब्रेव इन डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को ब्रेवरी के साथ सामने लाना, ब्रेवरी के साथ उस समस्या का समाधान करना, उसको फेस करना। उसका क्या मतलब हो गया, बाइट द बुलेट। माना 20 दिन में आप पतले नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ो, क्योंकि एक हार्ड कॉल है, सिंपल कॉल क्या हो सकती है कि भैया चलो ठीक है खाना कम कर देंगे, टहलना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ो तो आप मोटे से पतले हो सकते हो ना। तो दिस इज व्हाट, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब हो गया किसी कठिन काम को करने के लिए ब्रेवरी भरा स्टेप लेना, ठीक है ना, किसी अनप्लेजेंट काम को करने के लिए ब्रेवरी भरा स्टेप लेना। और वही लोग आगे जाते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है बाइटिंग द बुलेट की, ठीक है, आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला आइडियम हमारा क्या है, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है विशिंग समवन गुड लक स्पेशली बिफोर अ परफॉर्मेंस। इसके पीछे की कहानी है, एटिमोलॉजी है। वरना आप सोच रहे होगे ब्रेक अ लेग, यहाँ तो पैर टूटा जा रहा है और आप बोल रहे हो ये विशिंग अ लक है। इतना तो पहले जान लो कि ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, किसी को विश करना, क्या, लक, गुड लक बोलना, किसी को बोलना यू गेट योर जॉब या फिर गुड लक, ऑल द बेस्ट, ये कहना इज ब्रेक द लेग, ब्रेक अ लेग। अब ये कहा क्यों जाता है, जब शेक्सपियर का टाइम चल रहा था 16th सेंचुरी में, है ना, तब जो क्या होता था, तब जो परफॉर्मेंस होती थी ना, जो नाटक होते थे, उसने नहीं लिखा हुआ है एक द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उसका भी नाटक किया था ना, जैसे हमारे यहाँ हरिश्चंद्र नाटक होता है ना। तो वैसे ही जब आप स्टेज पे जाते थे तो वहां पे जो लोग थे ना नीचे, जिन्हें ग्राउंड लिंक्स बोलते थे, जो आम जनता होती थी उन्हें ग्राउंड लिंक्स बोलते थे। जैसे कि ऊंचाई पर बना स्टेज, तो वहां पर कौन आता था, परफॉर्मर आता था। ये देखो परफॉर्मर है, ये भी परफॉर्मर है। तो ये जब परफॉर्मर आता था, तो जब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती थी ना, तो जो ग्राउंड लिंक्स थे, जो वहां की आम जनता थी, वो इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाती थी कि सलाइवा निकलने लगता था उनके मुंह से। और वो सलाइवा कहाँ गिर जाता था, वो सलाइवा गिर जाता था उनके प्लेटफॉर्म पर। तो वो कभी कदार जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती थी कि लोग अपना सलाइवा निकालने लगते थे, और सलाइवा क्योंकि आप जानते हो चिकना होता है, तो सलाइवा जब निकालने लगते थे तो परफॉर्मेंस करते समय जो परफॉर्मर होता था वो गिर जाता था और उसकी टांग में चोट आ जाती थी। तो इसलिए बोलते हैं ब्रेक अ लेग। आप कहानी समझ गए। तो लोग बोलते थे कि आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस करो कि यू ब्रेक अ लेग, मतलब कि लोग इतना सलाइवा निकाल लें। ये एटिमोलॉजी है, इस चीज को समझने के लिए आपको कहानी समझनी पड़ती है ना। इतना सलाइवा निकालते थे, इसका मतलब बहुत अच्छा लगा उन्हें, ठीक है ना, विशिंग अ लक। आप समझ गए, जब वो सलाइवा निकालेंगे ज्यादा, इसका मतलब है कि उनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो उनको क्या बोलते थे, ग्राउंड लिंक्स, जो नीचे लोग होते थे, ठीक है ना। ये देखो एक्ट कर रहा था, यहाँ पे काफी सारा सलाइवा गिर गया, तो ये फिसल करके गिर गया, ठीक है। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या हो गया, विश समवन गुड लक, ठीक है। चलो बात समझ गए, ब्रेक अ लेग। ये कहानी याद रखना कि ग्राउंड लिंक्स थे, उनके मुंह से सलाइवा निकलता था, तो जो परफॉर्मेंस करने आता था वो फिसल करके गिर जाता था। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती थी कि लोग अपना सलाइवा निकालते थे, जैसे सोने में नहीं हम सलाइवा निकालते हैं, या कभी कभी हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, कोई मूवी देखते समय हमारा मुंह खुला रह जाता है, बस वैसा ही कुछ, ठीक है। चलो अगला समझते हैं, ब्रेक अलग आप समझ गए। चलो आगे देखते हैं, कॉल इट अ डे।
इसे एक दिन बोलते हैं। ये तो हो गया इसका मीनिंग, लेकिन ईडीएम का मीनिंग है कॉल इट अ डे का मतलब है टू क्विट वर्क एंड गो होम। कॉल इट अ डे का मतलब होता है भैया अब काम हो गया है आज का, बस। जैसे देखो, ये देखो 5 बज गए, ये क्या बोल रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू कॉल इट अ डे। जो लोग नहीं होते 10 से 5 काम करने वाले, अपना कॉर्पोरेट सेक्टर, 10 से 5 नहीं काम रहता है कि भैया सुबह जॉब करने गए 10 बजे, 5 बजे वापस। तो ये देखो घड़ी में 5 बजने वाला है, इनके 10 मिनट बचे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू कॉल इट अ डे। बस टाइम हो गया है कि अब मैं अपना काम बंद कर दूं और घर जाऊं, ठीक है ना। तो क्विट व्हाट यू आर डूइंग इज कॉल इट अ डे। ये देखो ये दीदी काम वाम करके अपना कुर्सी उर्सी छोड़ के, लैपटॉप छोड़ के अपना जा रही घर, ठीक है ना। ये भी देखो इनका काम हो गया है, अब बस ये आराम कर रहे हैं, कॉल इट अ डे। तो कॉल इट अ डे काफी बार आया है, सीडीएस में आ चुका है, ठीक है ना, एसएससी में पूछा जा चुका है, तो इसको भूलना नहीं है क्योंकि ईडीएम्स रिपीट होते हैं, वोकैब रिपीट होती है, ठीक है ना। कॉल इट अ डे का क्या मतलब हो गया, कॉल इट अ डे का मतलब हो गया कि भाई क्विट अ वर्क, जो भी आप काम कर रहे हो उसको अब आपने करना बंद कर दिया, और और आप अब घर जा रहे हो, ठीक है। कॉल इट अ डे याद रहेगा, ठीक है ना। आपने अपना जो काम कर रहे थे उसको रोक दिया, अब आप कल करोगे, ठीक है ना। यू विल स्टार्ट योर डे अगेन, फिर कॉल इट अ डे हो गया भाई आज का काम, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। गेट आउट ऑफ हैंड, ये तो सिंपल है ना, गेट आउट ऑफ हैंड बोलते नहीं है कि भैया चौधरी साहब का लड़का हाथ से निकल रहा है। हाथ से निकल रहा है क्या मतलब है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। अब वो चौधरी साहब के और चौधराइन के कंट्रोल में ही नहीं है। अब जैसे ये देखो, ये डीडीएलजे वाले, इनका क्या नाम था, राज। ये अपने पापा की कहां सुनते थे क्या, सब इनके यहाँ पास थे, यही पास नहीं हुए थे, है ना। सबने फेल करने का रिकॉर्ड बनाया था, पर ये भी फेल हुए थे। आई एम मिसिंग दैट कॉन्सेप्ट। लेकिन अपने को क्या याद रखना भाई, गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब है भाई कंट्रोल से बाहर निकल जाना। कई बच्चे ऐसे होते हैं अपने मम्मी पापा की बात नहीं समझते, उनके लिए क्या यूज करते हैं, दे आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, ठीक है, सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। गेट आउट ऑफ कंट्रोल। अगला देख लेते हैं, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड का मतलब होता है स्टार्ट ओवर, किसी काम को फिर से शुरू करना है, इसका मतलब होता है गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। तो भाई इसको समझोगे कैसे, ये देखो यहाँ पे लगा है गो बैक टू द स्टार्ट अगेन। अब जैसे कभी आपने कोडिंग की है, कोडिंग, अब तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई उसमें क्लास 6 से आपको कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया जाएगा, है ना। तो कोडिंग जो करते हैं, अगर उसमें एक कोड भी आपने गलत डाल दिया तो फिर आपको पूरी कोडिंग फिर से करनी पड़ती है। देखो जैसे एक कोड गलत पड़ गया, अब इनको फिर से ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ेगा, मतलब गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड करना पड़ेगा, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी कोडिंग की, जितना भी इन्होंने किया था। क्या मतलब हुआ, जैसे आप मैथ क्वेश्चंस कर रहे हो, कैलकुलस का क्वेश्चन कर रहे हो, अगर बीच में कहीं गलती हो गई तो कभी कभार आपको बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। और देखो जैसे कि अभी हम आपको समझा रहे हैं, मेरे लिए ड्राइंग बोर्ड है ना, मेरा डिजिटल बोर्ड है, लेकिन इसको अपना ड्राइंग बोर्ड भी तो बोल सकते हैं ना। तो अगर आपको बात नहीं समझ में आई, है ना, तो फिर हमको, मान लो हम यहाँ पे आके समझा गए, फिर किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर हमको मिटा के शुरू करना पड़ेगा ना, फिर हमको यहाँ पे अपनी पूरी कथा सुनानी पड़ेगी ना। तो फिर क्या हो गया, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का क्या मतलब हो गया, फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करना, फिर से शुरू करना। बात समझ गए, लास्ट वाले एग्जांपल से समझ जाओ। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, एट लास्ट जब उसने पढ़ा करके सामने आके पूछा, हो गया ना, समझ में आ गई ना बात, वो 10 मिनट दे चुका है, फिर किसी बच्चे ने बोला सर नहीं समझ में आई, तो फिर वो सब मिटा करके दोबारा जब समझाएगा तो उसने क्या करना पड़ा, उसको ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना पड़ेगा। अपन लोग ब्लैक बोर्ड बोलते हैं ना, अल्टीमेटली ड्रॉइंग तो करते हो ना चौक से। स्कूल में आप चौक से पढ़ते थे ना अपने, कि भाई चौक से टीचर आता था लिखता था, तो वो ड्राइंग बोर्ड ही है। वहीं पे अगर कोई ड्रॉ कर दे आके तो ड्राइंग बोर्ड हो गया, कोई लिख रहा है तो ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड हो गया। बात समझ में आ गई, दोबारा हमें समझाना पड़ गया अगर, तो आई एम व्हाट डूइंग, आई एम डूइंग गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बात पहले पढ़ गई होगी, सिंपल हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हैंग इन देयर, लटके रहो वहीं पर। हैंग समझते हो ना, हैंग वर्ब है, हैंग का मतलब होता है लटकना, और हैंग का मतलब ये भी होता है किसी को फांसी पे लटका देना, ठीक है ना। आप अपने कपड़े हैंग करते हो ना बालकनी में या किसी जगह पर जो हुक बने होते हैं, तो आप अपने कपड़े हैंग करते हो। और जब किसी को फांसी दी जाती है, जैसे अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह जी को फांसी दी गई, तो उनको क्या किया गया, हैंग किया गया, ठीक है। हैंग इन देयर, आप किसी सिचुएशन में हो, ठीक है ना, आप वहीं पर फंसे रहो, उसका मतलब अगर आप किसी सिचुएशन में हो तो आप गिव अप मत करो, वहीं पर लगे रहो, डटे रहो। आज आपको मैथ समझ में नहीं आ रही है, आज आपको जीएस कठिन लग रही है, आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप क्या करो, आप निकल जाओगे नहीं, हैंग इन देयर, समय बिताओ उस कष्ट के सामने, फेस करो, उस कष्ट का सामना करो, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, बार बार रिवीजन करो। हैंग इन देयर का क्या मतलब हो गया, डोंट गिव अप। अब जैसे कि ये देखो यहाँ पे फंसे हुए हैं, अगर ये यहाँ पे हैंग कर देंगे तो क्या होगा, ये गिर जाएंगे यहाँ से। उसी तरीके अगर ये बच्चा, इसको नहीं समझ में आ रहा है, ये पढ़ना छोड़ देगा, तो ये भी गिर जाएगा एक तरीके से। फिर इसका भविष्य कहाँ जाएगा भाई, क्या कर पाएगा फिर। ये पढ़ने चले थे, पढ़ाई कठिन लगी, पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर करोगे क्या, फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो जिस चीज में कदम बढ़ाए है ना उसको करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे ना तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अगर तुम ये सोचते हो ना कि मैंने ये करना चाहा था, मैं ये नहीं कर पाया, कुछ और कर लूं,
ये तो ठीक है, माना तुम कुछ और कर सकते हो लेकिन कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुमने कोई एक काम शुरू किया ना और वो तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सो हैंग इन देयर वेयर योर प्रिपरेशन इज, मतलब कि जहां पर भी तुम्हारी प्रिपरेशन है ना वहीं पर अपने आप को बनाए रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। अब ये धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाएंगे। बाहुबली पिक्चर देखी ना, वो ऐसे तो कुछ नीचे से चढ़ता चढ़ता ऊपर पहुंचता है। तो हैंग इन देयर इतनी बार ट्राई करता है, तो ट्राई करते रहो। जैसे ये बच्चा पढ़ रहा है ना, पढ़ते रहो। पढ़ रहा है ना, हाँ पढ़ ही रहा है। वैसे इसमें कॉपी में कुछ लिखा नहीं है इसकी चलो, हैंग इन देयर का मतलब समझ गए ना, गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। मीठा होता हो ना होता हो, मीठा तो नहीं होता है, वो कहने की बात होती है। मेहनत आपको जीवन भर करनी है और ये बात आप जान लो, क्योंकि मेहनत करना ही अपने आप में एक मिठास है। आपको नई बात बता रहे हैं, मेहनत करके कुछ नहीं मिलता, मेहनत करने में ही मिठास है। जब मेहनत करोगे ना आपको खुद ही मजा आएगी। बस मेहनत करने की आदी बनो, मेहनत में ही मजा है। ठीक है, ज्ञान नहीं देते हैं ज्यादा, साधु नहीं बनना है हमको। ठीक है, हैंग इन देयर का मतलब डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करने का। चलो अगला देख लो भाई, हिट द सैक। हिट द सैक का क्या मतलब है? पहले सैक जान लो क्या होता है। सैक का मतलब होता है बोरी। कभी कपड़ों से बनी हुई बोरी होती है ना, कभी वो जूट से बनी हुई बोरी होती है, नहीं वो जिसमें गेहूं आता है। अगर आपके यहाँ गेहूं आता है गाँव से, तो गेहूं के बोरे नहीं होते, उसी को सैक बोलते हैं। ठीक है ना, और अगर कपड़ों से बनी हुई बोरी है तो उसको भी सैक बोलते हैं। तो हिट द सैक का मतलब ये क्यों हुआ भाई? गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप। ये देखो सो रहे हैं एकदम कपड़ा अपड़ा कुछ खा के सब। ठीक है, ये भी वहां से सो रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा अमीरी दिखा रहे हैं। ये पता है, जब आप मेहनत करोगे ना तो ऐसा कुछ आपके लिए जरूरी नहीं है। जब आप मेहनत करोगे ना, सोने जाओगे अपने आप आंखें बंद हो जाएंगी। ये फालतू की चीजें हैं, इसकी जरूरत नहीं है। बड़े हैं अमीर इसकी कोई जरूरत है बताओ? हम बता क्या रहे थे, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब क्या है भाई? सैक का मतलब होता है भाई तकिया। अभी के लिए नहीं, पहले के समय में जो लोग होते थे ना, वो बोरी में ही काफी सारे कपड़े रखते थे और उसी में सर रख के सो जाते। तो हिट द सैक का मतलब अपना सर आपने हिट कर दिया किस पे? सैक पे। ठीक है, तो आप हिट द सैक मतलब सोने चले गए। बात समझ गए? सैक को आप वैसे समझो कि बोरी है कपड़ों से बनी हुई। अभी भी तो हम लोगों के घर में कुछ तकिया होती है, मम्मी लोग बनाती हैं। वैसे तो अब अच्छी खासी तकिया आने लगी हैं रुई की, लेकिन पहले नहीं होता था कि हमारी मम्मी लोग या हमारी दादी लोग तकियां बनाती थी जिनमें कपड़े रखे होते थे, तो कपड़े भर करके, वो भी मुलायम होती थी। ठीक है ना, तो हिट द सैक का मतलब क्या हो गया भाई? कि तकिया अपना सर हिट करना, क्योंकि जब आप सर रखते हो किसी चीज पे तो हिट ही करते हो ना अल्टीमेटली। जब बहुत ज्यादा थके हो एकदम बिस्तर पे कूद जाते हो जाके, तो भाई हिट द सैक मतलब गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, सोने के लिए बेड पर जाना। बात समझ गए? हिट द सैक का मतलब गो टू स्लीप। तो अब से क्या यूज करोगे? अगर आपको शाम को सोने जाना है तो आप क्या बोलोगे? मम्मी आई एम गोइंग टू बेड। नहीं, मम्मी आई एम गोइंग टू हिटिंग द सैक। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल है यार, इस पर टाइम नहीं लगाना अपने को। इट्स नॉट रॉकेट साइंस का क्या मतलब है? इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। इसमें दूसरी चीज जरूर समझनी, इनको देखो क्या बोल रहे हैं, एम आई द ओनली वन अराउंड हियर हु नोज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स। अब आप बताओ, अच्छा बंदूक मार दो क्या भाई? नहीं आता होगा तो। एक ये है इट्स और एक ये है इट्स, दोनों में अंतर क्या है? इस इट्स का मतलब है इट इज, एब्रीविएशन है ये, है ना, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज है। और ये इट्स क्या है? ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हमने सही बोला? एडजेक्टिव ना, टी साइलेंट, एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, है ना। जैसे बोलते हैं ना, इट हैज इट्स शेयर। किसी कंपनी के लिए कंपनी हैज इट्स शेयर, है ना, तो कंपनी के लिए इट्स यूज हुआ ना, तो ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ठीक है ना, बात समझ गए? ये सिंपल था, टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन आप ये समझ गए ना, इट्स और इट अपॉस्ट्रॉफी एस में क्या अंतर है? ये इट इज है और ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ छूट गया क्या? ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का क्या मतलब है? ऑन द बॉल का मतलब है टू बी क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू थिंग्स। इनको जानते हो? शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स, शेरलॉक होम्स कौन थे? अभी तक की हिस्ट्री में जैसे अपने यहाँ कौन हुए? ब्योमकेश बनर्जी, है ना, हमारी हिस्ट्री में जो बढ़िया डिटेक्टिव है वो कौन थे? ब्योमकेश बनर्जी। वैसे ही शेरलॉक होम्स वेस्ट में जो आज तक का सबसे अच्छा डिटेक्टिव हुआ वो थे शेरलॉक होम्स। इन पे मूवी, सीरीज, वेब सीरीज सब कुछ बना हुआ है, कभी देखना, मजा आ जाएगी, है ना। इतना जल्दी कैलकुलेशन चीजों को कैसे आपको देखना है, थोड़े दिमाग खुलेंगे कि आप इन चीजों को ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो क्या है ऑन द बॉल? जब आपकी नजरें टिकी रहेंगी ना, जब आप शार्प माइंडेड हो गए, जैसे कि अर्जुन, अर्जुन की कैसी स्किल्स थी, जब उनको आंख पे मारना था चिड़िया के तीर तो उनका टक्कर से पड़ा था ना जाके, क्योंकि सबको, किसी को चिड़िया, किसी को पेड़, किसी को बादल दिख रहा था, लेकिन सिर्फ अर्जुन थे जिनकी आंखें ऑन द बॉल थी, अपने लक्ष्य पर थी। इसीलिए वो क्विक थे अंडरस्टैंड करने में, इसीलिए वो रिएक्ट कर पाते थे जल्दी। जैसे कि ये भी देखो, जब मछली की आंख पे उनको मारनी थी, मछली की आंख पे कब मारना था? जब द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था तब इन्होंने मारा था ना। ये देखो नीचे रखा था पात्र, उसमें था पानी या शायद तेल, और उसमें देख करके ऊपर मारना था मछली की आंख को, और इन्होंने भेज दिया था।
तो इस लेवल की आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। तो ऑन द बॉल जब आपका फोकस होगा तो आप चीजों को जल्दी समझोगे भी और आप रिएक्ट भी उन पर जल्दी कर पाओगे। सीधी सी बात है, आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, अगर आप समझ गए तो आप जल्दी से आंसर दे पाओगे ना। समझने का ही तो खेल है, रिएक्शन तो बाद में आती है। जब आप समझते हो सिचुएशन को तब रिएक्ट करते हो ना, तब रिस्पॉन्स करते हो ना। तो समझने का ही खेल है। अगर आप फोकस्ड हो गए, अगर आपकी आंखें ऑन द बॉल रहेंगी तो आप जल्दी रिएक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप समझ गए हो। तो ऑन द बॉल का मतलब क्या हो गया? टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी फास्ट एंड रिएक्ट टू इट क्विकली। चलो समझ गए आप। अगला देख लेते हैं, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स समझ में आ रहा है, बेस्ट भी है पूरी, मतलब कि स्वर्ग में भी अच्छा, यहां भी अच्छा, नर्क में भी अच्छा, हर तरीके से आपका कुछ अच्छा हो गया, ठीक है ना। दो आइडियल सिचुएशन को बोलते हैं बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। अच्छा, ये पैसा उठा रहा है, मतलब क्या था? ये जो आदमी था ना, इसकी पत्नी बीमार थी, है ना, और इसको चाहिए था पैसा। इसके पास पैसा था नहीं, इसने अपने दोस्तों से मांगा, इसको पैसा नहीं मिला, तो ये जा रहा था बैंक लूटने। लेकिन इसके मन में था कि यार बैंक लूटना नहीं चाहिए, गलत बात हो जाएगी, ये चोरी करने जा रहा था, लेकिन मन में चल रहा था कि नहीं करना, लेकिन एक तरफ पत्नी को भी बचाना है। तो रास्ते में चलते चलते इसको मिल गया पैसा, तो इसके लिए क्या हो गया? बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। इसको पाप भी नहीं करना पड़ा, इसको चोरी भी नहीं करनी पड़ी, और इसका काम भी हो गया। तो ये क्या हुआ इसके लिए? आइडियल सिचुएशन हुई, है ना, कि वो काम जो गलत था करना भी नहीं पड़ा और इनका काम भी हो गया। तो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का क्या मतलब है? एन आइडियल सिचुएशन। चलो आज का लास्ट इडियम, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का क्या मतलब भैया? स्लाइटली अनवेल, है ना, या फिर इसको आप बोल सकते हो सिक। स्लाइटली अनवेल या सिक, अगर आप बीमार हो, या फिर लो स्पिरिट्स, या फिर आपका एंथुजियाज्म आज ढीला ढाला सा है, तब आप क्या बोलोगे? तब आप बोलोगे आई एम अंडर द वेदर। जैसे कि ये देखो बिटिया, प्यारी सी बिटिया है ना, बुखार है, दिख रहा है ना, परेशान है। ये देखो ये उदास घूम रहे हैं, गए थे, बारिश का मौसम था बढ़िया सा, ये गए थे प्रपोज करने, मना कर दिया, उदास हो गए, है ना, इसलिए संभल करके रहे। ठीक है। तो अंडर द वेदर का क्या मतलब है? अंडर द वेदर का मतलब है सीख होना या आपके एंथुजियाज्म में कमी होना। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए, नेमोनिक्स किसी और तरीके से चाहिए, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, फिर से मिलेंगे, फिर ऐसी सिनोनिम्स की या एंटोनिम्स की क्लास लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको याद करना हो जाएगा बहुत सरल। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। वही बात फिर से कहूंगा, मन लगा करके पढ़ो, मन लगा करके खेलो और एक अच्छे इंसान बनो। जय हिंद।